नमस्कार भारतवासियों। आज फिर हम पृथ्वी की उत्पत्ति के अंतर्गत उसके जेम्स जे जीन्स के ज्वारीय परिकल्पना के बारे में जानेंगे और पढ़ेंगे। मेरा चैनल का नाम ही है संजय कुमार बुक्स रीडर एंड सोशल एक्टिविटीज। तो मैं किताब पढ़ने के लिए शौकीन हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी पुस्तक को पढ़िए। इसमें बहुत सारी चीजें छुपी हुई है और बहुत सारी जानकारियां हैं जो आपको जाननी चाहिए। और पृथ्वी के बारे में जिस पर हम रह रहे हैं उसी के बारे में जानते हैं, उसका एक एक सिद्धांत क्या दिया हुआ है जो पहले के भूगोलवेत्ता थे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जेम्स जेन के ज्वारीय परिकल्पना। सौर मंडल की उत्पत्ति से संबंधित ज्वारीय परिकल्पना का प्रतिपादन अंग्रेज विद्वान सर जेम्स जीन्स ने 1919 में किया था। यानी एक पॉइंट इसमें है, इस परिकल्पना का प्रतिपादन 1919 में हुआ था। यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय। अंग्रेज भी है इसीलिए कह दिए। जेफरीज नामक विद्वान ने उक्त परिकल्पना में सन 1929 में कुछ संशोधन प्रस्तुत किया, जिससे इस परिकल्पना का महत्व और अधिक बढ़ गया। यह ज्वारीय परिकल्पना आधुनिक परिकल्पनाओं तथा सिद्धांतों में से एक है, जिसे अन्य की अपेक्षा अधिक समर्थन प्राप्त है। अपनी संकल्पना के पुष्टि के लिए जीन्स द्वारा तथ्यों को स्वयं मानकर चले। इस प्रकार ज्वारीय परिकल्पना प्रतिपादक द्वारा कुछ कल्पित तथ्यों पर आधारित है। यानी जेम्स जीन महोदय भी माना है, माना कि नमक बराबर एक्स एक कहते हैं। यानी ये भी माने हैं कि ब्रह्मांड ऐसा हुआ और उसी कारण पृथ्वी ऐसा हुआ। अब माने क्या क्या है वो सुनिए। सौर मंडल का निर्माण सूर्य तथा एक अन्य तारे के सहयोग से हुआ है, ये पहला मान्य है। दूसरा क्या मान्य है, प्रारंभ में सूर्य गैस का एक बहुत बड़ा गोला था, ये भी मान्य है। यानी कल्पना किए हैं, हम सोच रहे हैं ऐसे आंख मूंद के कि सूर्य में बहुत बड़ा गैस का गोला है, ऐसा सोचा। तीसरा क्या है, सूर्य के साथ ही ब्रह्मांड में एक दूसरा विशालकाय तारा है। यानी एक सूर्य भी एक तारा है यहाँ पे, तो इसके साथ में यहाँ भी एक तारा है, यानी स्टार, ये भी स्टार। चौथा है, सूर्य अपनी जगह पर स्थिर था तथा अपनी जगह पर ही घूम रहा था। देखिए, अपनी जगह स्थिर भी है, अपनी जगह घूम भी रहा है, यानी एक ही अपनी अक्ष पर वो घूम रहा है। साथी तारा, जो ये साथी तारा है, एक पथ के सहारे इस तरह घूम रहा था कि वह सूर्य के निकट आ रहा था। और छठा है, साथी ताराकार आयतन में सूर्य से बहुत अधिक विशाल था। पास आते हुए तारे द्वारा ज्वारीय शक्ति का प्रभाव के बाह्य भाग पर पड़ा था। यानी इसका ज्वारीय शक्ति टाइडल हाइपोथेसिस जो होता है, टाइडल के द्वारा इसका बाह्य भाग पर पड़ा। यानी विशाल नहीं, मान लिया जाए सूर्य है तो ये साथी तारा है, तो इसके बारे में इसका भाग पर ऐसे पड़ा है, ऐसे ऐसा ही दिखा रहा है। सूर्य से ऐसे दिखाया है, इस पर नहीं, ये बहुत बड़ा है, इससे ऐसे निकल रहा है। अरे घूम रहा है अपनी जगह पर तो ऐसे निकल रहा है। तो क्या कहते हैं इसके बारे में, आप सुनिए। इस प्रकार उपयुक्त समय कल्पित तथ्यों के आधार पर, यानी समय के द्वारा कल्पना किया गया है, वो जानते नहीं, कल्पना ही कर रहे हैं कि ऐसा है सूर्य भगवान को देखकर। क्या कहते हैं, जेम्स ने बताया साथी तारा निरंतर एक पथ के सहारे सूर्य की ओर अग्रसर हो रहा था, जिस कारण साथी तारा के आकर्षण शक्ति द्वारा वायव्य ज्वार का प्रभाव सूर्य के वाय भाग पर पड़ने लगा। फलस्वरूप सूर्य में ज्वार उत्पन्न होने लगा। वह ज्वारीय क्रिया सूर्य में उसी प्रकार संभव हो सकी जिस प्रकार वर्तमान समय में पृथ्वी के निकट चंद्रमा के आ जाने से पृथ्वी के महासागरों में ज्वार उत्पन्न हो जाता है। जो जो विशाल काय तारा सूर्य के पास आता गया, तो उसकी आकर्षण शक्ति बढ़ती गई तथा ज्वार की तीव्रता बढ़ती गई। जब तारा सूर्य के निकटतम
दूरी पर आया तो उसकी आकर्षण शक्ति सूर्य से अधिक हो गई, जिस कारण हजारों किलोमीटर लंबा सिगार के आकार का ज्वार सूर्य के बाह्य भाग में उठा। सिगार के आकार वाले इस भाग को फिलामेंट कहा गया है। सूर्य के निकटतम दूरी पर पहुंचने के कारण तारे के अधिकतम आकर्षण शक्ति के प्रभाव से एक विशाल फिलामेंट सूर्य से हटकर तारे की तरफ अग्रसर हुआ। आने इसको हम एक फिलामेंट कहते हैं, बढ़िया से बना देते हैं। ऐसे सूर्य है, ऐसे ये है, इससे ये कैसे ये फिलामेंट टूटा। एक टूट के यहाँ साथी तारा मान लिया जाए है, तो इससे अलग हो रहा था। और उसके बाद क्या कहते हैं, जीन्स के अनुसार आने वाले तारा सूर्य के मार्ग पर नहीं था, वह सूर्य से आगे बढ़ने लगा। इस प्रकार तारे के दूर निकल जाने के कारण फिलामेंट तारे के साथ न जा सका, वरना सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण करने लगा। यह प्रश्न उठाया जा सकता है, इस स्थिति में जबकि तारा दूर अधिक चला गया तो फिलामेंट सूर्य के पास पुनः वापस क्यों नहीं आ गया। व्याख्या सरल है, जब फिलामेंट टूटकर तारे की तरफ अग्रसर हुआ, उस समय सूर्य की आकर्षण शक्ति के क्षेत्र से बाहर नेचुरल पॉइंट हो गया था, अतः सूर्य का ही चक्कर लगा, वापस नहीं आ सका। यानी जो टूटा था, टूट के मान लिया जाए सूर्य की शक्ति यहाँ है, तो यहाँ से यहाँ तक आ गया था ये, तो यहाँ से इसका बाद इसी चक्कर में चालू हो गया। फिलामेंट कह रहे हैं जेम्स जवान, मेरा नहीं कहना भाई। कुछ समय पश्चात साथी तारा सूर्य से इतना दूर चला गया, पुनः वायव्य भाग फिलामेंट सूर्य से अलग नहीं हो सका। आगे चलकर सूर्य से निकला हुआ ज्वारीय पदार्थ सिगार के आकार में अधिक लंबा हो गया, जिसके मध्य भाग अधिक मोटा चौड़ा अथवा दोनों किनारे वाले भाग अत्यधिक पतले, किनारे पतला होने के मुख्य कारण साथी तारा तथा सूर्य की आकर्षण शक्ति के प्रभाव ही बताया जाता है। फिलामेंट में गति या परिभ्रमण का आविर्भाव दूर होते हुए तारे की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के खिंचाव के कारण हुआ था। अब मुख्य समस्या रह जाती है, क्या समस्या है, इससे देखिए इस टाइप से निकला, गलती हो गई। सेम टाइप देखिएगा, ये आगे बताएंगे। इसमें मान लीजिए बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, देखिए छोटा हो गया। अब पृथ्वी को बड़ा बना दिए, इसके बाद मंगल है, ये बड़ा है, यहाँ समझिए ऐसे करके। तो ऐसा ही बोले हैं ये फिलामेंट में फिलामेंट हो गया। अब देखिए क्या कहते हैं, फिलामेंट से ग्रहों की उत्पत्ति की। सूर्य से अलगाव के बाद फिलामेंट शीतल होने लगा, जिस कारण उसके आकार में संकुचन प्रारंभ हो गया। इस संकुचन के कारण फिलामेंट कई टुकड़ों में टूट गया तथा प्रत्येक भाग में घनीभूत होकर ग्रह के रूप में बदल गया। देखिए वही बात बताए हैं, इस सब ग्रह में बदला है। उसके बाद क्या है, इस प्रक्रिया से फिलामेंट से 9 ग्रहों की रचना संभव हुई। इस प्रक्रिया के अनुसार सूर्य के आकर्षण शक्ति के प्रभाव से ग्रहों पर ज्वार उत्पन्न होने से उसके कुछ पदार्थ अलग हो गए, जो घनीभूत होकर उपग्रह बने। अब प्रश्न उठता है कि ग्रह से उपग्रह बनने का क्रम कब तक चलता रहा। जब तक ग्रह से ज्वारीय पदार्थ बड़े आकार वाले थे, तब उनके केंद्रीय आकर्षण शक्ति अधिक थी, तब तक उपग्रह बनते रहे। परंतु जब आकार इतना छोटा होने लगा कि उनकी आकर्षण शक्ति उन्हें संगठित रखने में असमर्थ हो गई, तब उपग्रहों की रचना समाप्त हो गई। इस प्रकार ग्रहों के उपग्रह की संख्या ग्रहों के आकार के अनुसार निश्चित हुई। इस परिकल्पना द्वारा पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ ही साथ सौर मंडल की अनेक समस्या भी सुलझी सी प्रतीत होती है। ग्रहों का क्रम तथा आकार। सूर्य से निश्चित ज्वारीय फिलामेंट बीच में चौड़ा तथा किनारों की तरफ पतला था। इस प्रकार जब फिलामेंट के टूटने से
ग्रहों का निर्माण हुआ तो बड़े ग्रह बीच में, छोटे ग्रह किनारे की ओर बने। ग्रहों का यह कर्म वर्तमान सौरमंडल के ग्रहों से पूर्णतः सामंजस्य रखता है। सूर्य की ओर से प्रारंभ करने पर बुध ग्रह सबसे पहले, यह अधिक छोटा है। इसके बाद शुक्र, पृथ्वी, मंगल या पृथ्वी से छोटा आदि एक दूसरे से बड़े होते जाते हैं तथा बीच में बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। इसके बाद पुनः ग्रहों का आकार घटता जाता है। अंत में कुबेर अत्यंत छोटा ग्रह है। कुबेर का दर्जा 2006 में समाप्त हो गया। अब इसे बौना ग्रह, डार्क प्लैनेट का दर्जा दिया गया है। यह तथ्य तालिका 2.1 से पूरी तरह प्रमाणित हो जाता है। जीन्स ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन कुबेर ग्रह प्लूटो की खोज के पहले किया था। बाद में अत्यंत लघु ग्रह कुबेर की खोज ने इस परिकल्पना का महत्व और अधिक बढ़ा दिया, क्योंकि यह परिकल्पना सौरमंडल के सदस्यों के क्रम को पूर्णतः सिद्ध करती है, केवल मंगल की स्थिति के अनुसार ठीक नहीं बैठती। सन 2006 में प्लूटो का ग्रह दर्जा समाप्त कर दिया गया। ग्रह उपग्रहों का क्रम इसमें आप देख सकते हैं कैसे बनाए हैं, जैसे हम भी बनाए थे उसी हिसाब से यहाँ पे बनाए। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, एस्ट्रॉयड है बीच में, और बृहस्पति, शनि, नेपच्यून, अरुण, वरुण। तो उपग्रहों का क्रम क्या है? इस परिकल्पना के अनुसार ग्रहों के उपग्रहों का निर्माण ग्रहों से निकलते हुए ज्वारीय पदार्थ से उसी प्रकार हुआ जिस प्रकार सूर्य से निकले ज्वारीय पदार्थों से ग्रहों की रचना हुई। इस प्रकार ग्रहों के उपग्रहों का वही क्रम है जो कि ग्रहों का, अर्थात एक ग्रह के यदि एक कई उपग्रह है तो सबसे बड़ा उपग्रह बीच में, छोटा उपग्रह किनारे की ओर पाया जाता है। इस तथ्य भी वर्तमान उपग्रहों की स्थिति तथा कर्म से पूर्णतः मेल खाता है। इस प्रकार यह सिद्ध हो जाता है कि ग्रहों तथा उपग्रहों की रचना एक ही प्रणाली द्वारा हुई होगी। उपग्रहों की संरचना तथा आकार। हम ज्वारीय परिकल्पना के अनुसार बड़े ग्रह ब्रह्मांड में अधिक समय तक गैस के रूप में रहे, क्योंकि आकार की विशालता के कारण उसके शिथिल होने में अधिक समय लगा होगा। इस कारण बड़े ग्रहों के उपग्रह आदि संख्या में बने, परंतु अपेक्षाकृत छोटे आकार वाले थे। मध्यम आकार वाले ग्रहों से कम संख्या में उपग्रह बने, परंतु इसका आकार बड़ा रहा। किनारे वाले ग्रह आकार में छोटे होने के कारण सिर्फ शीतल हो गए, परिणाम स्वरूप उसमें उपग्रहों की रचना नहीं हो पाई। यह तथ्य वर्तमान सौर मंडल के उपग्रहों के क्रम से पूर्णतः मेल खाता है। शनि तथा बृहस्पति जैसे बड़े ग्रहों के छोटे आकार वाले अनेक उपग्रह, जबकि बुध और शुक्र पास एक भी उपग्रह नहीं है। ग्रहों का परिभ्रमण कक्ष। इस परिकल्पना के अनुसार ग्रहों का परिभ्रमण कक्ष ऑर्बिट तथा ग्रह पथ को सूर्य के कक्ष ऑर्बिट से मेल नहीं खाना चाहिए, बल्कि ग्रह कक्ष को सूर्य कक्ष से एक निश्चित कोण पर झुका होना चाहिए, क्योंकि सूर्य का आकर्षण शक्ति से ग्रह झुक जाता है। यह तथ्य भी वर्तमान ग्रहों के कक्ष में पूर्णतः मेल खाता है, क्योंकि प्रत्येक ग्रह कक्ष झुका हुआ है। देखिए कितना डिग्री झुका हुआ है। प्रत्येक ग्रह का कोणीय झुकाव। बुध 7 डिग्री, शुक्र 3.5 डिग्री, पृथ्वी 23.5 डिग्री, मंगल 2 डिग्री, बृहस्पति 1 डिग्री, शनि 2.5 डिग्री, अरुण 0 डिग्री, वरुण 2 डिग्री। निश्चित वायु पदार्थ का आकार। पास आते हुए तारे के ज्वारीय शक्ति से सूर्य से जो फिलामेंट निकला वह सिगार के आकार का क्यों हो गया? इसका मुख्य कारण पास आते हुए तारे के आकर्षण शक्ति में विभिन्नता का होना ही बताया जाता है। अर्थात साथ ही तारा दूर था तो कम आकर्षण के कारण कम पदार्थ बाहर निकला। तारा ज्यों पास आता गया बढ़ते आकर्षण शक्ति से पदार्थ की बढ़ती गई तथा तारे के सूर्य से निकटतम दूरी आने पर निश्चित पदार्थ सबसे अधिक था। पुनः तारे के दूर जाने से आकर्षण शक्ति में कमी के कारण निश्चित पदार्थ की मात्रा घटती गई। इस प्रकार कहा जाता है निश्चित पदार्थ एग्जैक्ट मैटर तारे की आकर्षण शक्ति के अनुपात में थे। परिकल्पना में संशोधन। जेफरीज ने ज्वारीय परिकल्पना में जिस ग्रहों का निर्माण सूर्य तथा पास आते हुए तारे के सहयोग से बताया है, संशोधन प्रस्तुत किया है, उसके अनुसार 2 तारों सूर्य तथा पास आता हुआ तारा के अलावा एक और तारा था जिसे उन्होंने सूर्य का साथी बताया है। पास आता हुआ तारा इस साथी तारे के साथ ही सिद्ध में बढ़ रहा था।
जिस कारण दोनों में टक्कर हो गई। फलस्वरूप कुछ भाग आकाश में बिखर गया। जेफरीज के इस संशोधन के मानने पर ग्रहों के परिभ्रमण रोटेशन संबंधित अनेक कठिनाइयां सुलझ जाती है। लघु ग्रह तथा उपग्रह घनीभवन की मंद क्रिया स्लो कंडेंसेशन के फलस्वरूप नहीं बने, वरन आंशिक रूप में ठोस होने अथवा तरल होने के कारण शीघ्र निर्मित हो गए। गैसों के विस्तार में फलस्वरूप शीतल होने तथा ऊपरी सतह से विकिरण रेडिएशन द्वारा इन लघु उपग्रहों तथा उपग्रहों में शीघ्र ही तरल केंद्र लिक्विड कोर का निर्माण हो गया। इस रूप में पृथ्वी तब तक शीतल होती गई जब तक वह पूर्ण रूप से तरल नहीं हो गई। इसके बाद विकिरण द्वारा ऊष्मा ह्रास होने के कारण पृथ्वी के पदार्थ ठोस होने लगे तथा घनत्व के अनुसार उनसे विभिन्न मेखलाएं जोन्स बन गई। ये सभी घटनाएं शीघ्रता से अल्प समय में घटित हुई। अब इस जेम्स जिन की ज्वारीय परिकल्पना का मूल्यांकन क्या है, इसके अंदर क्या क्या है, ये जो इसकी आलोचना क्या है। जेम्स जिन द्वारा प्रतिपादित तथा जेफरीज द्वारा संशोधित एवं परिवर्तित ज्वारीय परिकल्पना को बहुत समय तक समर्थन प्राप्त होता रहा। लोगों में इसके प्रति अधिक विश्वास हो गया था, क्योंकि जिन्स को यह विश्वास था ब्रह्मांड की ग्रह प्रणाली का निर्माण एक अनुपम विधान है। परंतु पिछले कुछ दशकों के में इस विचारधारा को कटु आलोचनाएं की गई है। वर्तमान वैज्ञानिक को जिन्स की यह परिकल्पना मान्य नहीं है। यदि कुछ दशकों में आधुनिक वैज्ञानिकों के इस परिकल्पना में संशोधन मान लिया जाए तो सचमुच यह परिकल्पना बड़ी हद तक पृथ्वी की उत्पत्ति के विषय में से ज्ञान दे सकती है। इस परिकल्पना के विपरीत निम्न कठिनाइयां बताई जा सकती है। बिल लेविन के अनुसार, बिल लेविन एक भूगोलवेत्ता है, वो क्या कहते हैं, ब्रह्मांड में तारे एक दूसरे से इतनी दूरी पर स्थित है कि इनके पारस्परिक मुठभेड़ की संभावना बहुत कम है। बिल लेविन क्या कहें, बिल लेविन ब्रह्मांड में तारे एक दूसरे से इतनी दूर पर स्थित है, इनके पारस्परिक मुठभेड़ की संभावना बहुत कम है, बिल लेविन कहे हैं। दूसरा है, जिस विशाल तारे में सूर्य में ज्वारीय उद्भेदन टाइडल इरप्शन हुआ, वह तारा पुनः कहां चला गया? इस प्रश्न का समुचित उत्तर नहीं मिल पाता है। एन पारेस्की ने गणितीय परिकलन के आधार पर यह प्रमाणित कर दिया कि जिन्स की परिकल्पना से सूर्य तथा ग्रहों के बीच वास्तविक दूरी की यथार्थ प्रमाणित नहीं हो सकती है। अमेरिकी ज्योतिष रसेल ने इस बात का संदेह प्रकट किया है कि सूर्य से इतना पदार्थ निकला होगा जिससे बने ग्रह सूर्य से इतनी दूरी पर फैले, जो दूरी सूर्य के व्यास से हजारों गुना बड़ी है। बृहस्पति ग्रह सूर्य की व्यास से 500 गुनी दूरी पर उसकी परिक्रमा करता है। इसी प्रकार वरुण नेपच्यून की सूर्य से दूरी सूर्य के व्यास से 3000 गुनी अधिक है। इस परिकल्पना के अनुसार ग्रहों को सूर्य से अत्यधिक नजदीक होना चाहिए, जबकि वास्तव में वे बहुत दूर है। इस समस्या का समाधान कुछ संशोधन द्वारा किया जा सकता है। जेफरीज ने भी ऐसे संशोधन तथा कुछ परिवर्तन के लिए सहमति प्रकट की है, क्योंकि उन्होंने स्वयं कहा है सन 1929 में प्रतिपादित सिद्धांत में कुछ परिवर्तन होना चाहिए तथा कुछ स्थलों पर सिद्धांत पूर्णतः गलत है, कुछ स्थानों पर सिद्धांत पूर्णतः गलत है। सूर्य से निश्चित घनीभवन किस प्रकार हुआ, इसका उल्लेख जिसने भली भांति नहीं किया है। संभवतः सूर्य के निचले स्तर से पदार्थ निकला होगा तथा तापमान बहुत अधिक रहा होगा। इस परिस्थिति में उसे घनीभूत न होकर ब्रह्मांड में छिटक जाना चाहिए था। ग्रहों में अत्यधिक कोणीय गति एंगुलर मोमेंटम का आविर्भाव कैसे हुआ, इसका स्पष्टीकरण जिन्स ठीक तरह से नहीं किया। तो दोस्तों, मेरे भारतवासियों, आपको हमने सुनाया जेम्स जिन की ज्वारीय परिकल्पना। यानी जेम्स जिन महोदय भी पूर्णतः नहीं बता पाए कि पृथ्वी की उत्पत्ति किस टाइप से हुए। एक भाग बताए, एक सूर्य तारा, एक सूर्य था पहले से, और एक तारा जो इससे पदार्थ निकला है, जो फिलामेंट निकला है, जो पदार्थ निकला है, उससे वो 9 ग्रह का निर्माण बताए हैं। और इन 9 ग्रहों के में जो इसी टाइडल हाइपोथेसिस के तहत जो कण निकले हैं वो उपग्रह हुए हैं। यहां से 2 छोड़कर बाकी सबको उपग्रह है, इसका भी उपग्रह है, वो आपको बताएंगे कभी। तो हम अब आगे आपको बता दें रसेल का द्वितारक परिकल्पना।
बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस ऑफ रसेल, वो हम अगले दिन पढ़ेंगे। जब हमको समय मिलता है तो मैं पढ़ता हूँ, और कहना चाहता हूँ कि मेरा वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और आपको हम बता दें, मैं साइकोलॉजी से एमए किया हूँ, तो इसके लिए एक पुस्तक है नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी पटना का, व्यक्तित्व का मनोविज्ञान, साइकोलॉजी ऑफ पर्सनालिटी। इसके अंतर्गत भी हम इस पर भी कभी चर्चा करेंगे। और आपको बता दें, अल्बरूनी का भारत, जो कहते हैं कि भारतीय लोग अकड़ू होते हैं, यही महोदय, इसका भी विवेचन करेंगे, पढ़ेंगे। और पढ़ने में हमको बहुत इंटरेस्टेड है, बहुत सा किताब पढ़ते हैं। कभी आपको ओशो, रजनीश का भी बुक है शिक्षा में क्रांति, उसमें एक पूरा ले बनाएंगे, उसके बाद उस दिन अच्छा से बताएंगे उसके बारे में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।